Hello student, good evening to all of you. Welcome back to my channel SP Bhunti Biology. एंड मॉर्निंग में कुछ टॉपिक हमारे रह गए थे, कुछ डिजीज़, तो उसको हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। तो मॉर्निंग में हमने देखा था एलर्जी और ऑटो इम्यूनिटी के बारे में, और ऑटो इम्यूनिटी के कुछ डिजीज़ के बारे में हमने स्टडी भी किया था। तो कुछ 2-3 ऐसे डिजीज़ रह गए थे जिसके बारे में हम लोग को अभी डिस्कस करना है और हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, आप ऑल फाइन, देन लेट अस स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, डिजीज़, है ना। What is the next disease? We are going to talk about Graves' disease. Okay, this is a Graves' disease. Graves' disease. What is a Graves' disease? It is related to pituitary gland and thyroid stimulating hormone and thyroid stimulating releasing hormone. Okay, तो हम बात करेंगे सबसे पहले इसमें हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, ओके, ये क्या करता है कि एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसके बारे में अभी आपको स्टडी नहीं करना है। थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन, जिसको TSRH बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो हार्मोन मतलब रिलीज़ करता है जो क्या करता है कि TSH को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। TSH को, सॉरी उल्टा लिख दिया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये कहाँ से रिलीज होता है? एक ग्लैंड होता है पिट्यूटरी ग्लैंड, उससे रिलीज होता है। कौन से ग्लैंड से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से ये रिलीज होता है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, TSH क्या है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। अब ये क्या करता है? थायराइड जो ये स्टिमुलेट करता है किसको? जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, ये किसको स्टिमुलेट करता है? थायराइड को स्टिमुलेट करता है। थायराइड को स्टिमुलेट करता है, ठीक है ना। तो थायराइड को जब स्टिमुलेट करेगा तो ये क्या रिलीज करेगा? थायराइड क्या रिलीज करेगा? थायरोक्सिन, ठीक है ना। क्या रिलीज होगा? थायरोक्सिन। इज इट क्लियर? थायरोक्सिन मोर एंड मोर रिलीज होना शुरू कर देगा। जो रिस्पॉन्स है इसका वो क्या मिलेगा? थायरोक्सिन रिलीज होगा, ठीक है ना। अब क्या करता है कि ये आपको कज करता है हाइपोथायरॉयडिज्म, ठीक है ना। क्या कज करता है? हाइपर थायरॉयडिज्म, थायरॉयडिज्म। ओके, चलिए, अब ये होता कैसे है ना, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिप में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। अब यहाँ पे क्या होगा कि ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ के बारे में हम जो बात कर रहे हैं, तो हम ये क्यों कह रहे थे कि थायराइड 2 तरह के होते हैं, इस दोनों के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कभी कभी मैक्सिमम आपके आसपास के लोग होते हैं जो आप देखते होंगे कि उनको थायराइड है, लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, लीन एंड थीन हो जाते हैं थायराइड की वजह से, और कुछ लोग हेल्दी होते जाते हैं, मतलब फूलते जाते हैं। अंडरस्टैंड? तो आप सोच रहे होंगे कि जो लीन थीन है, तो एक ऐसा माइंड मेकअप करके नहीं रखना है कि जो लीन थीन है उसी को थायराइड हो सकता है, ठीक है ना। जो काफ़ी मोटे हो रहे हैं, वे वजह फूलते जा रहे हैं, तो उनको भी थायराइड हो सकता है। अंडरस्टैंड? अब ये होता कैसे है, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके, चलिए ध्यान दीजिएगा बातों को। तो हम क्या पढ़ रहे थे? ऑटो इम्यूनिटी डिजीज़ के बारे में। जो इसमें क्या होता है कि वो जो ऑर्गेन्स होते हैं, जो बॉडी सेल्स होते हैं, वो खुद ही सेल्स को मारना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये क्या करेगा? इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा। क्या करेगा? मेक एंटीबॉडी अगेंस्ट दिस, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो है, जो थायराइड यहाँ पे रिलीज हो रहा है, इसके अगेंस्ट में क्या हो रहा है? एंटीबॉडी बनना शुरू हो गया। अब देखिए, जब किसी भी चीज़ की अधिकता होती है, ठीक है ना, तो क्या होगा? नुकसान करेगा ना। अब एंटीबॉडी, बहुत सारा एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया एकदम, ठीक है, बनाया जा रहा है, रिलीज हुए जा रहा है। तो अब ये रिकॉग्नाइज थोड़ी कर पा रहा है, इसको तो क्या करना है, जब ये इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर दिया, तो ये तो समझ रहा है कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड क्या हो रहा है? स्टिमुलेट हो रहा है ना, स्टिमुलेट हो रहा है। उसका काम क्या है? उसको बस पता है कि उसको स्टिमुलेट होना है, क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीज हो रहा है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये कह रहा है थायराइड को कि तुम थायरोक्सिन रिलीज करो। तो काफ़ी मात्रा में क्या होगा, जो मतलब ये मिमिक करने लगेगा किसका?
मतलब इसमें क्या होता है कि मिमिक्री करने लगता है, मतलब कॉपी करना जिसको कहते हैं कि जैसे कि हम लोग होता है ना किसी इंसान की कॉपी करते हैं या किसी चीज़ की कॉपी करते हैं, जस्ट लाइक दैट जब इसमें एंटीबॉडीज़ बनना शुरू होगा इसके अगेंस्ट में, तो वो क्या करेगा, इसके TSH के अगेंस्ट में मिमिक्री करके इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाएगा और मिमिकिंग करेगा TSH का। तो बहुत ज़्यादा TSH बनेगा, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज होगा, थायराइड हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, तो थायराइड को मतलब ये स्टिमुलेट करेगा और थायरोक्सिन मोर एंड मोर मात्रा में मतलब बहुत ज़्यादा रिलीज़ होना शुरू होगा और ज़्यादा थायरोक्सिन रिलीज होगा तो बेसिक मेटालिक रेट जो होता है BMR, ठीक है ना, ये ज़्यादा बनने लगेगा, रेट बढ़ने लगेगा। बेसिक मेटालिक रेट क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो जो इंसान उसको क्या हो जाएगा, हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा, जो पेशेंट है उसको क्या होगा, हाइपरथायरॉयडिज्म होगा और जो पेशेंट है वो लीन एंड थिन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लीन थिन हो जाएगा, ठीक है, लीन थिन हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेव्स डिजीज, क्या बोलते हैं, ग्रेव्स डिजीज, अंडरस्टैंड। इन द सेम केस, सेम सिचुएशन, एन अपोजिट ऑफ दिस, ठीक है ना, हम बात करेंगे क्या होगा। इसको इरेज करते हैं, आप बाद में इसको देख लीजिएगा, अंडरस्टैंड। इन अदर केस हैशिमोटो डिजीज में, ठीक है ना, क्या होगा, हैशिमोटो डिजीज में क्या होगा कि जो बॉडी है, ठीक है ना, वो जो बॉडी है वो किसके अगेंस्ट में मतलब रिलीज होना, फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड के, ठीक है ना, जो थायराइड ग्लैंड है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा, अंडरस्टैंड। एंटीबॉडी क्या होगा, बनना शुरू हो जाएगा, किसके अगेंस्ट में, किसके अगेंस्ट में, थायराइड के अगेंस्ट में, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा तो क्या होगा बताइए, आयोडीन रिलीज होगा, आयोडीन रिलीज होगा। अब बताइए फिर क्या होगा, यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म का शिकायत होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक मेटालिक जो रेट है ये डिक्रीज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा कि जितना भी हम भोजन खाएंगे ना, आयोडीन बनना शुरू हो जाएगा, तो जितना भी भोजन खाएंगे वो क्या होगा, सब का सब फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉडी फूलना स्टार्ट हो जाएगा। बेसिक मेटालिक रेट जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा एंड कज करेगा किसको, हाइपोथायरॉयडिज्म को। तो दो केस होता है, हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म। हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है, ग्राफ्स डिजीज है, जिसमें जो पेशेंट होता है वो लीन एंड थिन हो जाता है, ठीक है ना। बेसिक मेटालिक रेट क्या होता है, वो इंक्रीज हो जाता है। इन द अदर केस, इन हाइपोथायरॉयडिज्म, दिस इज कॉल्ड हाशिमोटो डिजीज एंड इन दिस केस बेसिक मेटालिक रेट इज गोइंग टू डिक्रीज एंड कज और ये इसमें क्या होता है, पेशेंट जो होता है वो लीन थिन नहीं होता है, मोटा हो जाता है, अंडरस्टैंड, क्योंकि फैट बनना शुरू हो जाता है, ज़्यादा फैट बनता है। चलिए समझ गए यहाँ तक, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, नो। तो अभी हम पूछ रहे हैं तो नहीं पूछ रहे हैं ना, जब हम पूछना शुरू करेंगे तब बताइएगा आप लोग, नहीं बताओगे तब पता चलेगा। हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाएगा। अब जब इसके, ठीक है ना, सिग्नल मतलब कि जो ट्रांसमीटर का काम करता है क्या बोलते हैं यार, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्सेंस में कभी कभी टंग स्लिप हो जाता है, एसिटाइलकोलिन, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो एसिटाइलकोलिन जो होता है, ठीक है ना, इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है, जो नर्व के और मसल के बीच में होता है, ठीक है ना। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स आप पढ़े होंगे, जो नर्व और मसल के बीच में होता है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करता है, वो ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा। तो क्या होगा, मसल कंट्रैक्शन होने लगेगा, पैरालिसिस हो जाएगा ना, पैरालिसिस हो जाएगा। इज दिस क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट क्या है। अब हम बात करते हैं कि जैसे कि हमने बात किया था मास्ट सेल में, थोड़ा सा हम नहीं, एक बार आस्मा के बारे में पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं।
ठीक है ना। अस्थमा, आसमा जो भी बहुत लोग अस्थमा कहते हैं, वैसे होता है आसमा, क्योंकि इसमें जो टी होता है ना वो साइलेंट होता है, बट यू कैन कॉल्ड अस्थमा, आसमा एनीथिंग, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। तो आसमा में क्या होता है कि इसमें इनहेलर में क्या डालते हैं हम लोग, बोलिए। आसमा क्या होता है, इसमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, हमने लंग्स में पढ़ा था ब्रोंक्यूल्स होते हैं ना जी, तो वो ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, जो मतलब डायलेटेड हो जाते हैं, ठीक है ना, और वो रिलैक्स नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो ब्रोंक्यूल है वो कंप्रेस हो जाता है एंड डिफ़िकल्ट होने लगता है ब्रीदिंग में। जब कंप्रेस कर जाएगा और रिलैक्स नहीं होगा, अब देखिए मान लीजिए कि ये आपको ब्रोंक्यूल्स है, तो ब्रोंक्यूल्स आपका जो इसका ट्रांसवर्स सेक्शन है ऐसे होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, रिलैक्स है, तो ब्रीदिंग जो मतलब एयर पास कर रहा है वो इजीली पास करेगा ना। जैसे कि मान लीजिए ये होल है और उसमें पूरा स्पेस है, रिलैक्सिंग मोड में है, तो जैसे कि वाटर पाइप होता है, तो ठीक है ना, तो वाटर पाइप जब ऐसे रहता है तो जो उसमें वाटर है वो इजीली मतलब पास कर रहा है, लेकिन जब उसको हम ऐसे बंद कर देंगे तो थोड़ा थोड़ा पास करेगा ना। तो जस्ट लाइक दैट कि ये जो मतलब पाइप है, ब्रोंकस है या ब्रोंक्यूल्स है, ठीक है ना, ये क्या होता है, रिलैक्स मोड में होते हैं, तो ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आसमा में क्या होता है कि ये कंप्रेस कर जाता है, ठीक है ना, कंप्रेस कर जाता है, तो ये ऐसे हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है, होल मतलब जगह जो है, स्पेस कम है, स्पेस कम है, एक सेकेंड। तो क्या होता है कि अब इसमें स्पेस कम है, तो यहाँ पे जो एयर ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है, पर प्रॉपर वे से एयर पास नहीं करेगा, तो जाहिर सी बात है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना है, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, और ये इसमें कौन सा एरिया इन्फेक्ट होता है, जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इसमें अफेक्ट होता है। इसमें क्या होता है, लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है अफेक्ट होता है, ठीक है ना। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनती है, बताइए, ब्रोंक्यूल, ठीक है ना। जो इनहेलर यूज करते हैं ना आसमा में, इनहेलर, वो क्या होता है, उसमें ना ब्रोंकोडाइलेटर होता है ना, वो यूज़ करते हैं। ब्रोंकोडाइलेटर पेशेंट को दिया जाता है, ब्रोंकोडाइलेटर दिया जाता है ताकि वो ब्रोंक्यूल्स को रिलैक्स कर सके, ठीक है ना। एक और है हे फीवर, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए हे फीवर क्या होता है, बताइए। ये एलर्जी करता है ड्यू टू पॉलन ग्रेन, ठीक है ना। पॉलन ग्रेन से एलर्जी होता है, इसको हे फीवर बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, हे फीवर बोलते हैं। ये किस पार्ट को अफेक्ट करता है, अपर पार्ट, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए, ठीक है ना। चलिए एक और चीज़ हम देखते हैं, वो क्या है कि जैसे कि हमने बात किया था कि जो मास्ट सेल है वो रिलीज करता है जैसे बीटा सेल और टी हेल्पर सेल है। तो कोई भी डिजीज जब हमारे बॉडी में एंटीजन हमारे बॉडी में इंटर करता है, तो सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल है वो कौन मतलब करता है, तो टी सेल्स करता है, जो कि हेल्प करता है बचाने में कि एंटीजन इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर गया है, और वो जाके एक्टिवेट करता है किसको, बीटा सेल को एक्टिवेट करता है, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या होता है कि हमारे बॉडी में एंटीजन एंटर किया, अंडरस्टैंड। मान लीजिए कि IgE ही है, ठीक है ना, एलर्जिक एंटीबॉडी है, ठीक है ना। तो वो क्या करेगा कि जो भी मतलब एंटीजन है वो जब बॉडी में इंटर किया, तो ये क्या बोला, टी सेल्स एक्टिवेट हो गया। टी सेल्स किसको एक्टिवेट कर दिया, बी सेल्स को, ठीक है ना। बी सेल्स एक्टिवेट हुआ, अब ये क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा, प्लाज्मा सेल बनाएगा या फिर मास सेल बनाएगा, मेमोरी बनाएगा। अब
यही ना मेमोरी बनाता है जी, कि हाँ मतलब हमारी मेमोरी डेवलप करता है बेटा सेल कि हमारी बॉडी में ये इन्फेक्शन पहले से आ चुका है। तो ये फर्स्ट टर्म होता है, ठीक है ना। अब वो क्या करेगा कि एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देगा, IgE के अगेंस्ट में, ठीक है ना, बनेगा, रिलीज करेगा। तो अब देखिए अब क्या होगा कि जो सिम्टम्स है वो अब ये रिलीज करेगा आपको हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। हिस्टामिन और सेरोटोनिन जो हार्मोन है उसको रिलीज करना शुरू करेगा। अब जब सिम्टम्स आने लगेंगे, कौन से सिम्टम्स आएंगे, जैसे बताइए, रेडनिश होगा, इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है ना, एलर्जिक रिएक्शन दिखना शुरू हो जाएगा, रेडनिश होगा और इन्फ्लामेशन होगा, और क्या था बताइए, इचिंग होगा, है ना, ये सारे क्या है इसके एलर्जिक रिएक्शन, नीजिंग होगा, ठीक है ना। अब क्या करेगा कि ये मास्ट सेल को, जो मास्ट सेल है, ठीक है ना, यहाँ जाके अटैच हो जाएगा, कौन, IgE, ठीक है ना। अब यहाँ पे जब ये अटैच हो जाएगा तो क्या होगा कि जो सेल है वो बस्ट कर जाएगा, मतलब फूट जाएगा, ठीक है ना। तो बहुत सारे मतलब अमाउंट में, मतलब मात्रा में हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज होना शुरू हो जाएगा और सिम्टम्स जो है वो काफ़ी दिखने लगेगा, अंडरस्टैंड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये फंडा है, इस तरह से आपको एलर्जिक रिएक्शन होता है, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ओके, एक लास्ट बचा हुआ है आपको, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं फटाफट से। चलिए ध्यान दीजिए, ये क्या है, एनाफिलेटिक शॉक, ठीक है ना, एनाफाइलेटिक शॉक। इतना सब कुछ आपको पढ़ना नहीं था, बट मैंने आप लोगों को बता दिया है क्योंकि नीट बेसिस थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसलिए बता दिया है, ठीक है ना। एनाफिलेटिक शॉक ये क्या होता है कि जो इसमें एंटीबॉडी है, ये मतलब मैक्सिमम एंटीबायोटिक की वजह से होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई एंटीबायोटिक हम लेते हैं, ठीक है ना, हमारे कोई डिजीज़ हुआ, एंटीबायोटिक हम लिए और वो एंटीबायोटिक रिएक्शन करेगा तो उसकी वजह से ये एनाफिलेटिक शॉक होता है, ठीक है ना। इसमें इंसान की जान भी जा सकती है, ठीक है ना, समटाइम्स इट्स कैन बी डेंजरस, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, ड्यू टू एक्सेसिव वैसोडाइलेशन, ठीक है ना, जो वैसल्स हैं वो एक्सेस वे में डायलेट करने लगते हैं और इस वजह से ये होता है। और बीपी क्या होता है, काफ़ी आपका गिर जाएगा जब वैसल्स डायलेट करने लगेंगे, तो बीपी क्या होता है वो काफ़ी लो हो जाता है, गिर जाता है। और जब बीपी बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा तो ये जो वैसल्स हैं वो एक्सेसिव डायलेट होने लगेंगे और आपको इसमें काफ़ी परेशानी होती है और पेशेंट कैन बी डेथ, ठीक है ना, मतलब डेथ भी कर सकता है। तो इसका ट्रीटमेंट होता है, ये आप देख लीजिए, इसका जो होता है बीपी क्या होगा, इसमें काफ़ी लो हो जाएगा, ठीक है ना, बस ये इतना ध्यान रखिएगा। और क्या करता है कि ये क्यों होता है, रीज़न क्या है, रीज़न लिख लीजिए, एक्सेसिव डायलेशन ऑफ वैसल्स, ठीक है ना। जब वैसल्स एक्सेस वे में डायलेट होने लगते हैं तब ये होता है, बीपी फॉल कर जाता है और एनाफिलेटिक शॉक होता है, शॉक हो जाते हैं, जो पेशेंट होते हैं वो शॉक में चले जाते हैं, अंडरस्टैंड। इसका ट्रीटमेंट होता है, इसके अगेंस्ट में हम लोग देते हैं, क्या देते हैं बताइए, ट्रीटमेंट एड्रेनलिन, ठीक है ना, क्योंकि उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है, इनसे क्लियर। चलिए आपके एड्रेनलिन का इंजेक्शन देंगे तब जाके जो पेशेंट को रिलीफ होता है, ठीक है ना। तो ये सारे टॉपिक्स थे जो हम लोग देख चुके हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे एड्स के बारे में नेक्स्ट क्लासेस में। तो कल हम लोग एड्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आई होप कि आपको सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, अंडरस्टैंड इट, है ना। तो आप इसको याद कीजिए और रिवीजन करते रहिए और आगे मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और आगे बढ़ाइए, ठीक है ना। कमेंट कीजिए, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो भी कमेंट कीजिए, अंडरस्टैंड। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, हैव अ गुड डे।